दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत एवं विश्व के भूगोल का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये अभ्यास सेट जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत एवं विश्व के भूगोल का भाग 3। दोस्तों आज का ये जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके गारो, टोड, भील या चेचू। तो सही उत्तर है भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों भील है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या में भील है और भील के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह या पत्तन है। कांडला, विशाखापत्तनम, कराईकल या पांडिचेरी या पुडुचेरी। तो सही उत्तर है विशाखापत्तनम। दोस्तों कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन। फिर से कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन, ये सब पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। इसके अलावा मुंबई, कांडला, न्यू मंगलौर पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। कांडला गुजरात में पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है जो कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, जबकि पुडुचेरी, कराईकल और विशाखापत्तनम पूर्वी तट के स्थित बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न जलवायु और मौसम तथा टाइम जोन से संबंधित है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचता है। देखिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या अहमदाबाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी चेन्नई। दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का संबंध 1360 पूर्वी जेट स्ट्रीम से है और ये मानसून सबसे पहले अंडमान और निकोबार तट पर पहुंचता है। 1 जून को ये चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में पहुंचकर भारत की मुख्य भूमि में सक्रिय होने लगता है। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में जो चेन्नई है वो सही है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले चेन्नई में पहुंचता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अक्टूबर तथा नवंबर माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या गुजरात। तो सही उत्तर है आपका तमिलनाडु। देखिए दोस्तों तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है, ऐसा हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं। और तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून यानी उत्तर पूर्व मानसून से अक्टूबर और नवंबर माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सही उत्तर है आपका तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिए जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये है मानसून, ज्वालामुखी, सुनामी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जेट स्ट्रीम का संबंध आपके मानसून से है, क्योंकि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत हैं, जिसमें एक जेट स्ट्रीम का सिद्धांत भी है। इसमें जो है भारतीय मौसम विज्ञानी कोटेश्वरम ने इस सिद्धांत पर महत्वपूर्ण शोध किया है और जेट स्ट्रीम सिद्धांत के प्रतिपादक एस्ट महोदय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, आपको बताना है। कनाडा, पेरू, ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है पेरू। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एल नीनो एक उपसतही गर्म जलधारा है जो पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। गिलबर्ट वाल्कर ने सबसे पहले एल नीनो के प्रभाव का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में टुंड्रा जलवायु कहाँ पाई जाती है। लद्दाख, राजस्थान, पंजाब या तमिलनाडु। तो दोस्तों टुंड्रा जलवायु जो है ये भारत में लद्दाख में पाई जाती है, जहाँ पर तापमान वर्ष भर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। भारत में लद्दाख, हिमालय के कुछ भाग, कश्मीर आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की यानी टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य नहीं है कौन सा, आपको बताना है। ये लगभग अस्थाई होती है, ये सही जलवायु के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो दोस्तों जलवायु लगभग अस्थाई होती है, जबकि मौसम अक्सर बदलता रहता है। किसी एक स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु होती है
तो ये भी सही है। और जलवायु वायुमंडल के विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव की देन है। यहाँ पे ऑप्शन बी ये कह रहा है कि ये अक्सर बदलती रहती है। तो दोस्तों, अक्सर बदलने की स्थिति ये है कि जलवायु तो अस्थायी होती है, लेकिन मौसम हमेशा बदलता रहता है, जलवायु अस्थायी होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी जलवायु के संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ताप कटिबंधों के आधार पर विश्व में सबसे अधिक विस्तृत जलवायु कौन सा है? देखिए, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ताप कटिबंधों के आधार पर सबसे विस्तृत जलवायु उष्ण कटिबंधी जलवायु है। दोस्तों, पृथ्वी के सतह के लगभग आधे भाग को ये घेरे हुए है और उष्ण कटिबंधी क्षेत्र कर्क वृत्त और मकर वृत्त के पास स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है आपके चाय, गेहूं, चावल या फिर मूंगफली। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी चावल। चावल दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में उगता है और इसे जल की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन देखिए, चावल, मक्का, गेहूं, जौ, मक्का, चावल, गेहूं, सरसों, चना और बाजरा, चना, चावल। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मक्का, मटर, बाजरा। ये दोस्तों गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर ये सब रबी की फसलें हैं, जबकि चावल, मक्का, बाजरा ये सब खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें गर्मी के मौसम में और खरीफ की फसलें बरसात में जो है काटियाई का इनका समय होता है। अगला प्रश्न है, भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? कपास, जूट, तंबाकू या फिर चाय? तो देखिए, ढलान पर्वतीय भूभाग पर जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर चाय की खेती सर्वाधिक अच्छे ढंग से की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सागर में बृहद ज्वार कब आता है आपको बताना है। केवल चंद्रमा दिवस पर, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन, उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम सुधारण पर हो, या केवल अमावस्या के दिन? तो सही उत्तर है सागर में बृहद ज्वार दोस्तों पूर्णमासी और अमावस्या के दिन होता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति से बृहद ज्वार उठता है और ये स्थिति पूर्णमासी और अमावस्या को होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो सही उत्तर है नाभिकीय विलय। नाभिकीय विलय मतलब नाभिकीय संलयन दोस्तों, ये सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का प्रमुख कारण है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं और नए नाभिक का द्रव्यमान संयोजक नाभिकों के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है और यही द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे नाभिकीय विलय, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये नाभिकीय संलयन जो है इसी का दूसरा शब्द है और सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारे पूरब से पश्चिम दिशा में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं आपको बताना है। ऑप्शन है, पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर घूम रही है, या फिर पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो सही उत्तर है पृथ्वी द्वारा पश्चिम से पूरब की ओर घूमने के कारण ही तारे पूरब से पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य देखा जा सकता है? तो सही उत्तर है आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों में दोस्तों मध्य रात्रि में सूर्य देखा जा सकता है। और मध्य रात्रि का सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के दौरान उच्च अक्षांशों यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखी जाती है। ये घटना जो है मध्य रात्रि का सूर्य कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और आइसलैंड देशों में देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है टैगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित क्षेत्र या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है शीत मरुस्थलों को टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म धारा है। कनारी, लेब्राडोर, ब्राज़ील या फोकलैंड?
तो दोस्तों देखिए, फाकलैंड, कनारी और लेब्राडोर धारा ये ठंडी धाराएं हैं। ब्राजील धारा या ब्राजीलियन धारा एक गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? ऑप्शन देखिए, -53.2 डिग्री सेल्सियस, -83.2 डिग्री सेल्सियस, -93.2 डिग्री सेल्सियस या -95.2। तो सही उत्तर है -93.2 डिग्री सेल्सियस। ये पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों देखिए, पूर्वी अंटार्कटिका में ये तापमान 10 अगस्त 2010 को रिकॉर्ड किया गया था और सैटेलाइट पर्यवेक्षण द्वारा दर्ज ये तापमान संशोधनीय भी है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय खेती या इको फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, पर्यावरणीय खेती या इको फार्मिंग को जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें केमिकल या रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवारनाशियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जीवांश युक्त खादों का, जैसे कंपोस्ट, हरी खाद और नीम की खली इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी मैंगो प्रोडक्शन में पहले स्थान पर कौन है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का प्रसिद्ध आम उत्पादक अग्रणी राज्यों में है। उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। अगला प्रश्न आपको बताना है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? उत्तर है आपका 90 डिग्री। दोस्तों दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो है वो 90 डिग्री अक्षांश है और दोनों गोलार्ध यानी 90 डिग्री अक्षांश, चाहे उत्तरी डिग्री 90 और उत्तरी डिग्री दक्षिणी, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश हैं। अगला प्रश्न है, जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जब हम समुद्र से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो लवणता घटती है, क्योंकि समुद्र में कर्क और मकर रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो समुद्र के पानी की लवणता घटती जाती है। सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा पर होती है और ध्रुवों पर लवणता सबसे कम होती है। दोस्तों कर्क और मकर रेखा पर लवणता 37 प्रति हजार के लगभग है और ध्रुवों पर 20 से 30 प्रति हजार के पास होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किस देश में भूमध्य रेखा गुजरती है? आपको बताना है कि किस देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो सही उत्तर है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 13 देश ऐसे हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 13 देशों के नाम। देखिए, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोमे और प्रिंसिपे। तो ये 13 देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव मंडल आरक्षित स्थानों या आरक्षित स्थलों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन देखिए, 11, 10, 18 या 12। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा और इसमें से 12 जो है यूनेस्को की विश्व विरासत जैवमंडल वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। 12वां यूनेस्को संरक्षित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में पन्ना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक या नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो देखिए, सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, बायोगैस। दोस्तों ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है और कोयला, ईंधन और पेट्रोलियम ये आपके दोस्तों ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में हैं और जिनके समाप्त होने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार का उद्देश्य क्या प्राप्त करना है? उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण लोगों की क्रय वृद्धि, आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी भूमि सुधार का उद्देश्य जो है उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, ये सभी है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है किसका? आपको बताना है। स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, आजीविका कृषि का, व्यापारिक अनाज की कृषि का या विशिष्ट बागवानी का?
तो ये देखिए, ये मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये प्रश्न बिल्कुल नया है। मोनोकल्चर व्यापारिक अनाज की कृषि से संबंधित है और इसमें एक फसल को व्यापक क्षेत्र में उपजाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में जल प्रवणता यानी वाटर सैलिनिटी सहनशील है? देखिए, डेट पाम यानी खजूर, पात गोभी, संतरा या अंगूर। तो सही उत्तर है डेट पाम दोस्तों, मृदा में जल लवणता को सहनशील करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? देखिए, गेहूं, जौ, गन्ना और मक्का। तो इन फसलों में से जो गन्ना है, इसमें बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो आप जानते हैं तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटता है तो तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से जाड़ों में वर्षा होती है और ये बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके तमिलनाडु में बारिश करती हैं। अगला प्रश्न है, कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? तो उत्तर है दोस्तों, गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा बहने पर कोहरा बनने की संभावना अधिकतम होती है। दोस्तों, उदाहरण के लिए ग्रैंड बैंक जहां लेब्राडोर ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा मिलती है, वहां पर घना कोहरा बनता है। तो ग्रैंड बैंक पर गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने पर घना कोहरा बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? देखिए, मिट्टी, ऊंचाई, पेड़ पौधे या पशु पक्षी। तो किसी स्थान के एक तत्व अगर जो बात की जाए तो ऊंचाई या अक्षांश दोस्तों, ये किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है। क्षोभ मंडल में आप जानते हैं कि पृथ्वी के सतह से ऊपर उठने पर तापमान घटता जाता है और इस कारण समुद्र तल के पास वाले क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान पर्वतीय क्षेत्रों में कम होता है। 5,500 मीटर की ऊंचाई पर वातावरण का घनत्व समुद्र की सतह के वातावरण की अपेक्षा लगभग आधा रह जाता है और सामान्य रूप से समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषुवत रेखा क्या है? आपको बताना है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा क्या है। तो उत्तर है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। और दोस्तों, ये पृथ्वी के 2 गोलार्धों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है और इस प्रकार से ये उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच में स्थित एक काल्पनिक रेखा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या पृथ्वी बचाओ आंदोलन का या सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, किसके द्वारा? तो यूनेस्को या UNCED, WHO या फिर यूनिसेफ। तो सही उत्तर है UNCED यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। UNCED द्वारा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 14 जून 1992 को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? तो उत्तर है समुद्र के नीचे के भूकंप से। सुनामी तरंगे समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होती हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति समुद्र जल में आए भूकंप और उससे उत्पन्न ऊपरी जल के स्तर में विद्यमान हलचलों के द्वारा होती है। तो देखिए, सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में अवस्थित हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र, भूमध्यवर्ती क्षेत्र, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र या गर्म क्षेत्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र या वन झाड़ियाँ गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, विषुवतीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? आपको बताना है। तो देखिए, 12 महीने, 4 महीने, 24 घंटे या 6 महीने। तो सही उत्तर है आपका 6 महीने। विषुवतीय वसंत ज्वार वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च विषुव और सितंबर विषुव के दौरान घटित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया है? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या बिहार। तो सही उत्तर है तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु ने सर्वप्रथम भूमि जल की कमी से बचने के लिए वर्ष 2001 से प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य बना दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? आपको बताना है।
दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय मानक मेरिडियन यानी IST, जिसको जो कि भारतीय मानक समय कहा जाता है, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से गुजरता है और ये यामोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखिए यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये जो है 82.5 डिग्री मानक यामोत्तर गुजरती है भारत में। और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा राज्य नहीं है, तो सही उत्तर है आपका बिहार। देखिए ऑप्शन सी आपका जो है बिहार से मानक यामोत्तर भारत की नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT भारत के मानक समय से कितना आगे है? तो आप जानते हैं 5 घंटा 30 मिनट आगे यानी 5.5 घंटा आगे है भारत के मानक समय से जो है ग्रीनविच मीन टाइम का मान। आप जानते हैं 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है और भारत के मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से किया जाता है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसकी गणना आप कर सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट गुणे 4 भागा 60 मिनट, तो ये 5 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। अगला प्रश्न है जनांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास से संबंधित है। देखिए उसी जाति के व्यष्टियों की संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हों, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन या उत्प्रवासन। तो सही उत्तर है आप्रवासन। दोस्तों किसी व्यक्ति का किसी अन्य क्षेत्र में जाकर अस्थायी रूप से बस जाना आप्रवासन या इमिग्रेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या घनत्व की परिभाषा किस प्रकार दी जाती है? तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है व्यक्तियों की संख्या, भारत में जनसंख्या घनत्व या जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है? दोस्तों कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर कायिक घनत्व प्राप्त होता है। देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, तो आपको जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। पोषण घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल खाद्य फसली क्षेत्र, कृषि घनत्व कुल कृषित जनसंख्या बटे कुल कृषित क्षेत्रफल और कायिक घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल कृषित क्षेत्रफल, इसको कायिक घनत्व कहा जाता है। दोस्तों कायिक घनत्व को परिभाषित कर लेते हैं। कुछ कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर कायिक घनत्व मिलता है, जबकि कुल भूमि को कुल जनसंख्या के विभाजित करने पर जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक कौन से हैं? तो ऑप्शन है राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण या अंधविश्वास। तो सही उत्तर है आर्थिक सामाजिक कारण। दोस्तों भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी सामाजिक कारक है, क्योंकि हमारा समाज जो है पुरुषवादी समाज है और इसमें लोग एक पुरुष या जो है पुरुषों के बारे में अधिक प्रयत्नशील रहते हैं या प्रयास करते हैं, महिलाओं के बारे में या बच्चियों के जन्म पर उनको कोई खुशी नहीं होती है। अगला प्रश्न है विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दुनिया के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में दोस्तों ये दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। देखिए 10 देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है और इनमें से 6 देश एशिया में स्थित हैं। जैसे देखिए चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये सब एशिया महाद्वीप के हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 15 से 59 वर्ग के आयु वर्ग वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? ये स्टार कर रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है 63%। तो 15 से 59 वर्ष यानी कार्यशील जनसंख्या के लोगों का प्रतिशत भारत में 63% है। अगला प्रश्न है कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, ये प्रवसन कहलाता है, सही है। आंतरिक प्रवसन का अर्थ लोगों का एक ही देश में आना जाना है, ये भी सही है। उत्प्रवासन का अर्थ आना जाना है, ये सही नहीं है। और अप्रवास का अर्थ जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो वो होता है।
तो डी आपका सही है। उत्प्रवासन का अर्थ आना जाना नहीं, बल्कि उत्प्रवासन का अर्थ होता है जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं और उस देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाते हैं, तो उसको उत्प्रवासन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में आजीविका के लिए जाना किस प्रकार का प्रवासन कहलाएगा? तो सही उत्तर है आंतरिक प्रवासन। भारत के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आजीविका के लिए जाना आंतरिक प्रवासन कहलाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग महाराष्ट्र या दिल्ली जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत मूल रूप से किसने प्रतिपादित किया था? विचारकों के नाम है थॉमसन, नोटेस्टीन, माल्थस या क्लार्क। तो सही उत्तर है थॉमसन। देखिए दोस्तों, जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत मूल रूप से W.S. थॉमसन ने प्रतिपादित किया था, जिसको कि नोटेस्टीन ने संशोधित किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है? सिंगापुर, मालदीव, मंगोलिया या फिर लीबिया। तो सही उत्तर है मंगोलिया। दोस्तों, दुनिया में सबसे कम जनघनत्व वाला देश मंगोलिया है। मंगोलिया में प्रति वर्ग किलोमीटर में 2 व्यक्ति निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, नामीबिया और सूरीनाम में जनघनत्व 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो मंगोलिया में जनघनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2020 के आधार पर दुनिया में प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? भारत, चीन, मैक्सिको या अमेरिका। तो सही उत्तर है दोस्तों वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रवासियों की संख्या भारत में है, जिनकी संख्या लगभग 1,75,00,000 है। इसके बाद चीन और मैक्सिको का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो उत्तर है 77.73%। दोस्तों, यूपी की लगभग 77.73% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में, लगभग 22.27% आबादी नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे सत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.7% है, सही है। 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 20.22% है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला जिला मुरादाबाद है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि मुरादाबाद नहीं बल्कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो है यूपी का सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, ये आपका सही है। तो आपको बताना था कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला मुरादाबाद है, ये सही नहीं है, क्योंकि यूपी के सर्वाधिक आबादी वाला जिला आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने सॉल्व किया दोस्तों जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ परीक्षा तथा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और अलग से प्रश्नों को नोट भी करते जाइएगा, जो प्रश्न कठिन लगे उनको, ताकि एग्जाम टाइम रिवीजन में आपको आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।